सर क्लास 11 तो वेस्ट हो गई, क्या 12th में आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हजारों नहीं लाखों बच्चों का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो वो बच्चे जो क्लास 11th में कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन किए थे बट वो लोग उतनी मेहनत नहीं किए, उतने क्वेश्चंस नहीं किए जो करना चाहिए था, वो अभी सोच रहे हैं कि क्या आप 12th में अपन आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूँ। भले आप 2x करके स्पीड पे देखो बट वीडियो को जरूर देखना पूरा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है मेरी तरफ से। मैं आपको बहुत अंदर अंदर की चीजें बताने वाला हूं जो कि आपका सिलेक्शन करवा सकती है। ठीक है, तो यार सबसे पहले जो बच्चे 11th में तैयारी करते हैं, जो बच्चे 11th में पढ़ाई कर चुके हैं, उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो 11th क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स को लग रहे हैं जिन्होंने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं। ठीक है, वो जिस भी कोचिंग में थे या सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन पढ़ रहे थे, जहां से भी पढ़ रहे थे, वो लोग ने लेक्चर्स पूरे अटेंड किए थे ऑनलाइन। ठीक है, मतलब उनको थ्योरी आती है पूरी, उनको थ्योरी आती है, बस उन्होंने क्वेश्चंस नहीं कर रखे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में अपन वो स्टूडेंट्स को रख रहे हैं जिन्होंने लेक्चर्स तो अटेंड किए थे, साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी ना, थोड़ी बहुत मतलब कभी मन हुआ तो प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, बट उतनी नहीं की जितना करना चाहिए, और उनको ऐसा लग रहा है कि सर हमारा साल तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी में अपन वो स्टूडेंट्स को रख रहे हैं जिन्होंने लेक्चर्स भी अटेंड किए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। तो इसके यहाँ पर मेंशन करते हैं लिटिल प्रैक्टिस है ना, मतलब जितनी करनी चाहिए उसकी 5% की है बेसिकली। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और थर्ड कैटेगरी भी हो सकती है, इसमें वो स्टूडेंट्स को डाल सकते हैं जिनको जेईई का फुल फॉर्म भी नहीं आता। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अगर हमारे साथ 10 लाख बच्चे ऑलमोस्ट जेईई देते हैं आज की डेट में, तो उसमें से 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेईई का फुल फॉर्म ही नहीं पता। मतलब वो ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं कि जेईई मेंस एडवांस से कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कितने आईआईटीज हैं, कितने एनआईटीज हैं, कौन सी ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है, उनको कुछ नहीं पता, बस वो जेईई का पढ़ रहे हैं, और वो क्यों पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी में उनको, जो थर्ड कैटेगरी में है स्टूडेंट्स, उनके लिए भी सॉल्यूशन है अपने पास, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप थर्ड कैटेगरी में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यार जो थर्ड कैटेगरी के लोग, उनको तो पहले बोल देता हूँ कि पहले आप जेईई मेंस एडवांस के बारे में पढ़ लो, थोड़ा आप समझ लो कि जेईई मेंस एडवांस असलियत में है क्या चीज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जेईई मेंस एडवांस का पैटर्न क्या होता है, इसके थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, क्या कट ऑफ जाती है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आईआईटीज एनआईटीज में जाने की क्या एडवांटेज है, उस पर भी वीडियो बना रखा है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो यार जो थर्ड कैटेगरी में, वो इसको जरूर देखना पहले वीडियो को, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किसका पढ़ रहे हो, तो पहले तो आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए ना, आप जिस एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी वालों के लिए तो सोल्यूशन है अपने पास, पहले वो देखो उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, अब अपन वापस आ जाते हैं यहाँ पर। देखो यार, वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड कर रखे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है क्लास 11th में, उनके लिए बता रहा हूँ यार, पहले तो ये सच्चाई मान लो कि आप बहुत पीछे छूट चुके हो, ये सच्चाई है। क्योंकि वो बच्चे जो मेहनत किए हैं क्लास 11th में, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना हार्डवर्क पुटिंग किया हुआ है, तो वो लीड कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वो अनडाउटेडली बहुत ज्यादा लीड में है। ठीक है, तो अब उनके साथ कंपटीशन में तुम कैसे, मतलब उनके साथ कैसे कंपीट करोगे, उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो अपन ना अपना 11th में छूट गया वो बेसिकली बैकलॉग में चला गया, तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अपना बैकलॉग कैसे कवर हो। मेन अपना टारगेट ये 11th वेस्ट हुआ, मतलब क्या कि अपना सर जो बैकलॉग में चला गया उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अभी आप क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th के टॉपिक्स भी आएंगे ऑब्वियसली, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 50-50% मान सकते हो, बट ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि क्लास 12th का सर छोड़ देंगे और 11th का करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर ये बैकलॉग में चले जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो 11th के चक्कर में 12th को खराब कर देते, तो वो नहीं करना है अपन को। अपन को 12th को तो एकदम ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना ही है। 12th में जो चैप्टर चल रहे हैं उसको बढ़िया से थ्योरी पढ़नी, बढ़िया से क्वेश्चंस करने, तो 12th को तो अपन को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं, सबसे पहली चीज तो ये करनी है। कैसे बैकलॉग कवर करना है मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन बैकलॉग कवर करना जरूरी क्यों है पहले वो समझते हैं अपन, और क्या बैकलॉग कवर किया जा सकता है, जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप जेईई क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जेईई क्रैक करना अपने आप में दो चीज है। देखो जेईई क्रैक करने का मतलब क्या होता है, क्रैक करने का मतलब है कि एडवांस में आपकी रैंक आ जाए। तो जेईई एडवांस में मान लो आपकी 20,000 रैंक आती है, मैं आपको बोल रहा हूं सपोज जेईई एडवांस के पेपर में आपकी 20,000 रैंक आती है, तो आप ये तो बोल सकते हो कि मैंने एडवांस क्रैक किया है, क्या गलत है, रैंक आई है आपकी। बट क्या ऑल इंडिया रैंक 20,000 में आपको कोई कॉलेज मिलेगा, कोई भी आईआईटी नहीं मिलेगा 20,000 रैंक में, समझ लो। तो सिर्फ क्रैक करना सफिशिएंट नहीं है, अपन को अच्छी रैंक से सिलेक्शन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो ना कि एक अच्छे आईआईटी से अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी, अल्टीमेटली तो इसी के लिए पढ़ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर अच्छी रैंक से सिलेक्शन चाहिए, मतलब बेसिकली फोड़ना एग्जाम, क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोड़ना जरूरी है। वन साइडेड फोड़ोगे तभी तो कॉलेज मिलेगा, तभी तो ब्रांच मिलेगी, नहीं तो मतलब क्या 20,000 रैंक का क्या करोगे अगर उसे कॉलेज नहीं मिलेगा तो। सिर्फ इतना बताने के लिए हाँ मैंने एडवांस में सिलेक्शन हो, इतना तो नहीं चाहिए ना अपन को, तो अपन को तो कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन कितना पीछे रह गए वो समझ लेते हैं। ठीक है भाई लोग, देखो यार जो लोग 11th में मेहनत किए, देखो अब ऐसा मान लो कि आप लेक्चर अटेंड किए हो तो आप कितना पढ़ाई किए होगे, 4 से 5 घंटा आपने दिन में लेक्चर अटेंड किए होंगे। तो जो बची हुई 4-5 घंटे की प्रैक्टिस थी वो तुम लोग नहीं की हो बेसिकली। ठीक है, अब मैं ऐसा मान लूं कि यार ऑन एन एवरेज तुम लोग 2 से 3 घंटे पढ़ते होगे क्लास 11th में लेक्चर के अलावा। लेक्चर के अलावा आप 2 से 3 घंटे पढ़ते होगे, बट पढ़ना कितना था? असलियत में देखा जाए तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने थे, मानते हो क्या? ठीक है, तो अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते थे और पढ़ने थे आपको 8 घंटे, क्योंकि जो लोग टॉपर हैं जिनका सिलेक्शन होता है असलियत में वो तो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, तो डिफरेंस कितना है? आपने हर दिन 5 घंटे कम पढ़ाई की, आपने हर दिन 5 घंटे कम पढ़ाई की, मानते हो? तो ऐसा साल भर हुआ है, ऐसा साल भर हुआ है, आप समझ रहे हो? तो इंटू 12 मंथ्स कर लोगे आप और इंटू 30 कर लो तो कितना होगा? आपने टोटल कितने आवर्स आप कम पढ़े वो देख लो आप यहां से, समझ पा रहे हो क्या? अगर आप 12 नहीं आप 10 महीने भी मान लो यहाँ पे तो भी कितना हो गया आप सोचो ना, तो भी कितना हो जाएगा? 1500 घंटे हो गए, समझ लो। तो आप बेसिकली 1500 घंटे आपने कम पढ़ाई की है। 1500 आवर्स कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। आप सोचो 1 घंटे में अगर ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन भी कोई करता है तो आपने 15,000 कम क्वेश्चन किए उनसे, सोच के देखो। अभी डिफरेंस दिख रहा होगा तुम लोग को। भाई तुमने साल भर में अगर मैं 10 महीना भी मान लो 10 महीना भी पढ़ाई हुई थी, 10 महीने भी कोचिंग चल रही थी, मान लो 2 महीना को लेट भी ज्वाइन किया होगा, तो 1500 घंटे तुमने कम पढ़ाई की है टॉपर बच्चे से या जिसका सिलेक्शन होना था। तो 1500 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन भी करता है कोई, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, तो 15,000 क्वेश्चन तुम पीछे चल रहे हो। मतलब आप तुम सोचो कि भाई अगर कोई स्टूडेंट 15,000 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है क्लास 11th में और तुमने वो नहीं किए, तो यार तुम कितना पीछे हो पहले तुम ये देख लो। तुम अपने आप को असेस कर लो कि तुम कितना पीछे चल रहे हो। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 15,000 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में लगे बहुत होते हैं सर। तो क्या ये 15,000 क्वेश्चन तुम कवर कर सकते हो क्या, वो सोचो पहले। अच्छा, ये 15,000 क्वेश्चन कवर करने का कोई शॉर्टकट नहीं, पहले बता देता हूँ। यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च मार लो, कोई इसका शॉर्टकट बता दे तो मेरे को बता देना। कोई भी टीचर ये तो नहीं बता सकता कि भाई 15,000 क्वेश्चन का बैकलॉग कैसे कवर कर लोगे तुम, समझ रहे हो? बट कवर तो करना है सर। हाँ सर कवर तो करना है, क्योंकि सर सिलेक्शन तो अपन को चाहिए और इसके बिना नहीं हो सकता, ये भी तय है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो यार कोई बच्चा ये किया तुमने नहीं किया तो वो तो लीड कर रहा है ना, और एक बच्चे नहीं, ऐसे हजारों बच्चे जो ये कर रहे हैं और सीट्स तो लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब तुम लोग सोचोगे सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि अब तो हमारा हो ही नहीं सकता। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आगे तुम लोग पूरा सुनो, है ना? वीडियो को एंड तक देखना, तुम पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगी तुमको। अब 15,000 क्वेश्चन का बैकलॉग कैसे क्लियर करें, इस पे आ जाते हैं। अब भाई देखो ऐसा है, देखो ड्रॉपर्स भी होते हैं, पता होगा तुम लोग को, जो लोग ड्रॉप लेते हैं आईआईटी जेईई के लिए। अब भाई जो ड्रॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साल में 11 12 दोनों पढ़ते हैं, तो ड्रॉपर्स का भी सिलेक्शन होता है। हाँ अच्छा खासा सिलेक्शन होता है, मतलब ड्रॉपर्स में भी जो एवरेज सिलेक्शन है बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूँ, मैंने भी ड्रॉप लिया था जेईई एडवांस, मैंने भी क्रैक किया था, मैं बिट्स पिलानी से मैं खुद पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ड्रॉपर बच्चे भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब मेरे बैच में बहुत सारे ड्रॉप लिया तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ड्रॉपर्स का भी सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो 11 12 को मैनेज करके पढ़ लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या? तो बेसिकली आपकी सिचुएशन ड्रॉप ईयर टाइप की, आप ऐसा मान लो। इस टाइप की तो हुई ना कि भाई 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 12th तो अब आप 11th में बेसिकली आपने क्वेश्चन नहीं किया, अब आपको 12th में 11 12 दोनों का पढ़ना अल्टीमेटली। तो आपकी सिचुएशन कैसी हुई? ड्रॉपर के जैसी तो लॉजिकली सोचो। तो आप ऐसा मान लो आप जेईई के लिए ड्रॉप लियो, यही तो हुआ इसका मतलब, एक समझने के लिए। ठीक है क्या? अच्छा अब देखो पहले मैंने बताया था 12th को बिना कॉम्प्रोमाइज के 11th करना है। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिकली मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। बेसिकली देखो अब अगर अभी आप क्लास 12th के बच्चों के लिए जैसे मैं बता रहा हूं, तो भाई आप लोग कौन सा दोगे? जेईई दोगे नेक्स्ट ईयर। तो बेसिकली जेईई 2022 टारगेट कर रहे हो आप, जेईई 2022 टारगेट कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है इस साल का ये जेईई एडवांस अभी तक हुआ नहीं, जो कि 3 जुलाई को था, पोस्टपोन हो गया, तुम लोगों को पता होगा, और वो भी सितंबर अक्टूबर से पहले होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट ईयर का जो जेईई एडवांस होगा वो भी जुलाई अगस्त से पहले होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं कि एग्जाम्स बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर आप मान लो आपका जो एडवांस का पेपर होगा वो जुलाई से पहले नहीं होगा, ये तो गारंटी है।
नेक्स्ट ईयर जो जेई एडवांस का पेपर होगा वो जुलाई से पहले होना नहीं है, और अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो तुम देख लो तुम्हारे पास कितना टाइम है। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 13 मंथ है तुम्हारे पास, और 13 मंथ बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक साल से भी ज्यादा का टाइम है, आप आराम से फोड़ सकते हो, ये भी बता रहा हूं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर हम तो कर लेंगे सर 15,000 क्वेश्चन कवर, लेकिन जो लोग 15,000 क्वेश्चन कर रखे हैं वो लोग भी तो और क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो लोग और कर लेंगे, उनकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या एक सैचुरेशन होता है, एक सैचुरेशन के आगे तो फिर नहीं जा पाते, समझ रहे हो? तो आराम से किया जा सकता है, मतलब 13 महीने में आराम से किया जा सकता है। कैसे करना है वो बता रहा हूं। अब आप ये मत सोचना कि भाई मैं 2 महीने में पूरा निपटा दूंगा, वो होता नहीं है वैसा। क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला कि 12th को कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपन को करके दिखाना है। तो यार देखो, आप टाइमलाइन सेट करो। अब देखो जो जेई मेन होगा जो नेक्स्ट ईयर, अब जैसे इस साल तो जैसे जनवरी, अब इस साल जैसे 4 बार जेई मेन हो रहा था, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 4 बार हो, वो तो इस साल कोविड था करके 4 बार कर दिया उन्होंने जेई मेन, बट जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी 4 बार हो सकता है, वापस 2 बार हो। ठीक है, मतलब हो सकता है 4 बार हो भी जाए, मतलब अभी कह नहीं सकते ना, वो तो एनटीए बताएगा जब भी ऑफिशियली आएगा वो। तो मान लो 2 बार होता है नेक्स्ट ईयर, एक वापस नॉर्मल रूटीन में अगर आ जाते हैं 2 बार जेई मेन होता है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो जनवरी में होता हो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि तुम खुद सोचो इस साल का जेई एडवांस ही अगर अक्टूबर में होता है तो उसकी काउंसलिंग वगैरह होते हो तो नवंबर दिसंबर में एडमिशन होंगे, तो जनवरी में कहां से जेई मेन हो जाएगा, और कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? तो मान लो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएगा वो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अपने पास देखा जाए तो अब 11th फर्स्ट अटेम्प्ट जब होगा जेई मेन का, तब तक तो पूरा 11th रिवाइज करना है, क्योंकि सिलेबस तो अपना पूरा होना चाहिए ना। तो ऐसा मान लो नेक्स्ट ईयर मार्च तक का आप टारगेट बना के चल सकते हो, मार्च से अप्रैल का। मैं आपको बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट ईयर जेई मेन मार्च अप्रैल से पहले होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, तो आप आराम से मार्च तक का टारगेट सेट कर सकते हो। अब आप देख लो अभी जून चल रहा है, जून से मार्च इतने टाइम में आप आराम से 11th कवर करो, कोई जल्दी नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि सर मेरे को नवंबर तक कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करके कुछ होना नहीं है। आप आराम से अपना टाइम लोगे करो, क्योंकि आपको मेन तो क्वालिटी पे ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ी कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया भाई, उसको पढ़ के आराम से समझ के अप्लाई करना है ना भाई। सिलेक्शन चाहिए ना अपन को क्या बुलेट ट्रेन थोड़ी चलानी है। आराम से चलो ना, स्लो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट ईयर अब मार्च तक का टारगेट रखो कि भाई अभी जून चल रहा है, अभी जून का मंथ चल रहा है, मेरे को मार्च तक अपना आराम से बैकलॉग कवर करना है। अब देख लो कितना टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से किया जा सकता है। 8 से 9 महीने में आराम से 11th कवर हो जाएगा। ठीक है, अब कवर कैसे करना है? अब देखो ऑब्वियसली संडे को तो लेक्चर्स होते नहीं इन जनरल, सैटरडे संडे मतलब वीक में 1 या 2 दिन तो फ्री मिल ही जाता है अपन को जब अपने लेक्चर्स नहीं होते, तो वो दिन अपन 11th के रिवीजन को दे सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अपन 12th को मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझ लो। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं बैकलॉग में ना आप 15,000 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे, आप इसमें से आधे ही कर पाओगे, क्योंकि आप 12th भी तो कर रहे हो ना साथ में। अब आप सोचो पिछले साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो इस साल आप डबल तो नहीं पढ़ लोगे, इतना तो आपने मोटिवेशन आएगा नहीं, क्योंकि इतना मोटिवेशन होता तो ये वीडियो देख नहीं रहे थे, अभी पढ़ाई कर रहे होते। सही बात है कि नहीं? इतना मोटिवेशन होता तो सर्च थोड़ी करते यूट्यूब पे कि भाई बैकलॉग कैसे कवर करने। तो पहली चीज तो भाई कोई वीडियो देखने से भी नहीं होता, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वहां से सिलेक्शन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से दुनिया की कोई ताकत सिलेक्ट नहीं कर सकती। जो अंदर से आता है ना, हाँ सर मेरे में पोटेंशियल है सर, मैं डिजर्व करता हूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उससे सिलेक्शन होता है असलियत में। अब सर आप बोल रहे हो सर इंटरनल मोटिवेशन से होता है, आप खुद मोटिवेट कर रहे हो। भाई मैं एक पुश दे सकता हूँ ना, अब सिंस की मैं एक टीचर हूं तो मैं पुश दे सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पुश दूंगा, भागना तुमको ही है ना, तो पुश देने का काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, उतना तो बनता है ना, वही तो काम है मेरा बेसिकली। ठीक है, अब सिंस की पिछले साल तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो साल तुम डबल तो नहीं कर पाओगे, इतना तो मैं मानता हूँ। एक नॉर्मल पेस पे जो होता है दिन से 7-8 घंटा उतना ही कर पाओगे, तो उतने में तुमको 12th भी करनी 11th भी करनी है, तो ये 15,000 का आधा ही कर पाओगे तुम, ये तो मान लो। 15,000 का आधा मतलब कितना? 7,500 क्वेश्चन। सही है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो बहुत डिफिकल्ट वाले थे वो मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेसिक लेवल पे अबव मेंस से थोड़ा सा प्लस वाला कर लो, एकदम प्योरली एडवांस वाले तुम नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है। मेंस से थोड़ा ऊपर, एडवांस से थोड़ा नीचे, वहां तक पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है वहां तक जो 11th का छूट गया उसको मेंस के थोड़ा ऊपर तक तैयार कर लेते हैं, तो मार्च में फिर अपन फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे अपना, और फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट का जो एडवांस तक नेक्स्ट जुलाई में, और भी अपने को 3-4 महीने मिल जाएंगे, उसमें अपन फिर इसका एडवांस वाला भी कवर कर लेंगे। कितना जबरदस्त मेथड है, सोचो, एकदम शानदार बताया, सोच के देखो। मार्च तक आप इसके एडवांस में मत जाओ, आप इसका मेंस से थोड़ा ऊपर तक कर लो। ठीक है, मार्च का फर्स्ट अटेम्प्ट दे दो, देख लो, आपको पता भी चल जाएगा आपका क्या स्कोर से पता चल जाएगा कितनी तैयारी है मेरी, और उस हिसाब से फिर एडवांस के लिए फिर जब तक उतना जो एडवांस के लिए टाइम मिलेगा उसमें इसका एडवांस वाला पार्ट कवर कर लेना, एडवांस लेवल का। तो इससे क्या हुआ, 12th भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ और 11th भी हो गया, क्योंकि पहले तो जेईई मेन होगा ना, फिर एडवांस के लिए फिर से 4 महीने मिलेंगे। समझ रहे हो? तो इसको करने के चक्कर में अपना टाइम नहीं निकालना अपने को, समझ में आ रही है बात? और वो कब कवर करने, टाइम कहां से निकालने, वीक में 2 दिन निकाल लेना, जिस दिन थोड़ा सा
ट्वेल्थ के जो चैप्टर थोड़े इजी लग रहे हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के 11th को देते जाओ। जैसे 11th के जो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट मैथ्स का बता रहा हूं, है ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्यादा यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब क्या कवर करते जाओ, समझ लो, है ना। ये बहुत ही शानदार मेथड है, मैं बता रहा हूं तुमको। एक और चीज बता रहा हूं यार, एक इंटरनल मोटिवेशन तुमको लाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि ये कोई 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन की दुनिया है। यहाँ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ लोग अपनी जान लगाने को तैयार है एग्जाम क्रैक करने के लिए, समझ लो। तो ये बहुत अलग टाइप की दुनिया है, यहाँ पर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। लोग 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं। 15 घंटे विद प्लानिंग, विद एफिशिएंसी, विद स्मार्ट वर्क, विद हार्ड वर्क, सब लगा दिए वो लोग। उनके पास जो भी वो लोग सब लगा दिए, सर आईआईटी जाके बताएंगे, ऐसा चल रहा है, समझ रहे हो क्या। तो क्या भाई बहुत ज्यादा मोटिवेशन तुमको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो भी इंटरनल वाला, मैंने पहले बताया एक्सटर्नल ज्यादा देर तक काम नहीं करता है, इंटरनल वाला परमानेंट होता है, एक्सटर्नल वाला टेम्पररी होता है। अपन को कौन सा चाहिए, परमानेंट वाला चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सही बात है क्या। अच्छा, इसमें कई लोग 12th बोर्ड को लेकर भी चिंतित होते हैं, रिजल्ट बोर्ड भी तो करना है साथ में। अरे बोर्ड क्या करना है, बोर्ड के मार्क्स का क्या करोगे। अरे भाई आईआईटी का जो क्राइटेरिया 75% होना चाहिए 12th में, बस उतना ले आओ। अब तुम 95 ला के झंडे गाड़ोगे क्या। अरे 12th बोर्ड के मार्क्स तो मैटर करते हैं क्या, बताओ। अगर तुम आईआईटी एनआईटी पहुंच गए, बिट्स पिलानी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो 12th बोर्ड के मार्क्स का क्या करोगे, उसको फ्रेम करके लगाओगे क्या घर में। 12th के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच गए। अगर आप आईआईटी एनआईटी बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस में पहुंच रहे हो और 12th में तुम्हारा आपका 80% है, तो क्या दिक्कत है। 95-97 ला के भी क्या करना है तुमको। तो 12th के बोर्ड के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आईआईटी जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो 12th के बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए मे भी मैटर करते हैं, क्योंकि उनको जो एडमिशन मिलता है वो 12th के बेसिस पे मिलता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है कॉमर्स और आर्ट्स की, जो बेसिकली 12th के बेसिस पे एडमिशन देती है, उनके लिए ठीक है। बट अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए 12th के मार्क्स इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपन को समझ के चलनी है, सही बात है क्या। सही चल रहा है यहां तक। अच्छा, अब देखो, तो वो लोग के थर्ड कैटेगरी, तो भैया थर्ड कैटेगरी वालों को ये तो करना ही है। पहले आप जेई को समझ लो, लेकिन क्या होता है कंपटीशन समझो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, देखो अच्छे कॉलेज में जाने की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूं, प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज है, ठीक है। अच्छा, कई लोग कंपेयर बहुत करते हैं कि भाई सर देखो, मतलब जैसे मेरे भी फ्रेंड सर्कल में कई लोग थे कि देखिए उसका वहां हो गया, उसका वहां हो गया। देखो भाई, जो जितना डिजर्व करता है उसका वहां हो जाता है। जिसमें जितना पोटेंशियल है, जिसमें जितनी काबिलियत है, जो जितनी मेहनत करता है, वो उतना अचीव कर लेता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। लाइफ में जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिल जाता है। तो रेदर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ, आप अपने सब्जेक्ट पे काम करो, आप अपनी स्किल पे काम करो, आप अपने डेली टारगेट सेट करो कि हाँ भाई आज मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना अचीव करना है, मैं इतना करूंगा तभी मैं सोऊंगा। आप अपना टारगेट सेट करो। ऐसा मत देखो कि हाँ 10 घंटे हो गए बहुत पढ़ लिया, उससे मतलब नहीं है। डेली का टारगेट अचीव होना चाहिए। मैथ्स में ये टारगेट है, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, डेली का टारगेट सेट किया। और सब्जेक्ट का नेचर समझो कि भाई फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, एचसी और में सॉल्व करनी है, और जो भी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना है। केमिस्ट्री थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। मैथ्स में भी प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, तो उस पर काम करना है। तो सब्जेक्ट का नेचर समझ के अपन को उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे, रैंडम पढ़ रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात। सब्जेक्ट का नेचर समझो और उस पर काम करो। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, सर कहां पे दिक्कत है, उसको पकड़ के चलो भाई। अल्टीमेटली अपने आप पे काम करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। कोई तुमको हाथ पकड़ के सिलेक्शन थोड़ी करवा सकते हैं दुनिया में। समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम्हारी सिचुएशन सिर्फ एक ड्रॉप आउट टाइप है, जिसमें मतलब जो 11-12 साथ में पढ़ना होता है, जिसको आराम से किया जा सकता है। टाइम बहुत है, देखो टाइम की कमी नहीं है। अब इस ड्यूरेशन में जब तुम इतनी मेहनत कर रहे होगे, तो क्या ये जो था स्टूडेंट जिसने पहले 11th में मेहनत कर रही थी, क्या ये शांत बैठा होगा, ये भी कर रहा होगा। सिलेक्शन तुम्हारा भी हो जाएगा, बेटे टॉप रैंक ले आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तुम इसको पीछे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना, कहां से करोगे, कोई चांस ही नहीं है। तो अब जो सिचुएशन है, आप जेई में सिलेक्शन हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि सर अब मेरे को 2 डिजिट रैंक लानी है, मैं 11th नहीं पढ़ू, तो कहां से आएगी 2 डिजिट रैंक। दुनिया कोई ताकत नहीं ला सकती। टॉप 100 पे रैंक ला सकते हो क्या, भाई नहीं ला पाओगे, मैं तो साफ बोल रहा हूं भाई। वो तो उसी की है ना जो 2 साल 4 साल, लोग तो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनका नहीं आएगा क्या। लोग इतनी मेहनत करे, जान लगा दी अपनी। बट अपना टारगेट है कि भाई सर एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, अच्छी आईआईटी से, अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करना है, इतना टारगेट है अपना। ऐसा तो टारगेट नहीं है टॉप 100 में लाना है, 3 डिजिट लाना है। 3 डिजिट फिर भी आ सकती है, 2 डिजिट तो यार बहुत रेयर, मुश्किल है। मतलब समझ रहे मेरी बात। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से तो नहीं आ सकती, बाकी कोई एक्सेप्शन आ जाए यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, ठीक है। आई थिंक बहुत ही क्लियरली मैंने बहुत मतलब
बैकलॉग कैसे करना है, पूरा सिनेरियो समझा दिया। और आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा वीडियो आप तुमको यूट्यूब पे मिलेगा इस टॉपिक के लिए कि अपना बैकलॉग कैसे कवर करना है, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूं और मुझे पता है क्या क्या गलतियां होती है, और मैं खुद आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कहां पर दिक्कत आती है। उस वे में मैंने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।